कौन कौन से वो प्रभावी मुद्दे रहेंगे जिसके तहत वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और साथ ही साथ किस तरीके से तस्वीर मतदान केंद्रों से सामने आएगी, उससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। यानी कि यूपी समेत 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग 7 बजे से शुरू हो जाएगी और इसी लिहाज से आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है। 645 कुल प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में है, अपनी जो यहाँ पर सियासी साख है वो यहाँ पर आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और इसके साथ साथ लखनऊ में राजनाथ सिंह और बीएसपी अध्यक्ष मायावती वोट डालेंगी। साथ ही साथ अमेठी, रायबरेली समेत कई वीआईपी सीटों पर भी नजर लगातार बनी हुई है, जहां जहां पर देखिए किस तरीके से जो दिग्गज चेहरे उत्तर प्रदेश के लिहाज से और यहां पर केंद्र के लिहाज से भी कई ऐसे चेहरे हैं जिन पर नजर बनी रहेगी। तो देखिए लगातार 5वें चरण को लेकर के अपडेट दे रहे हैं और 5वें चरण का ये कहीं ना कहीं पूरा सियासी रुख है और ऐसे में किस तरीके से मतदाता आज पहुंचते हैं, क्या तस्वीर रहती है, एक एक तस्वीर से रूबरू कराएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर के मेगा कवरेज ये लगातार न्यूज स्टेट की जारी रहेगी और मेरे साथ मेरे दो सहयोगी स्टूडियो से बने हुए हैं। ओवर टू यू। समर्थन देख रहा हूं, उत्तर प्रदेश की तो 14 सीटें हैं और 14 की 14 सीटें मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, उसमें रायबरेली भी शामिल है। श्री राहुल गांधी जी वहां चुनाव हार रहे, दिनेश प्रताप सिंह जी कमल के फूल पर वहां चुनाव जीत रहे। लेकिन ये लोकतंत्र का महापर्व है। मैं सभी प्रदेशवासियों से, देशवासियों से यह जरूर अपील करूंगा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने आपको वोट डालने का अधिकार दिया है, उस अधिकार का आप प्रयोग करिए और अपने घर से निकल करके मतदान केंद्र जाइए। अपने मताधिकार का प्रयोग करके यह दिखाइए कि देश को के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हमें हर हाल में अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। बीते हुए जो चरण हैं उसमें बहुत शानदार मतदान किया है। गर्मी बहुत है, लेकिन सबसे अपील है पहले मतदान फिर जलपान। 2024 का यह लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है। भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का चुनाव है। भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का चुनाव है। गरीबी से मुक्त और विकसित भारत बनाने के पथ पर एक लंबी छलांग लगाने का चुनाव है। और मुझे उम्मीद है कि गरीबों के हित में, किसानों के हित में, नौजवानों के हित में, महिलाओं के हित में, बड़े बुजुर्गों के हित में, देश की सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए आप अपने मताधिकार का प्रयोग करने जरूर जाएं। ऐसा हाथ जोड़ करके मैं आप सबसे विनती करता हूं, अपील करता हूं। धन्यवाद। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे। सीधे तौर पर उन्होंने जनता से यह अपील की है, पहले मतदान फिर जलपान, क्योंकि लोकतंत्र के इस महापर्व में आपकी हिस्सेदारी काफी अहम हो जाती है ताकि विकसित भारत को जो सपना है उसको साकार किया जा सके। तो देखिए लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर एक बड़ी खबर न्यूज स्टेट पर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी की 14 सीटों पर मतदान है। ग्राउंड से हमारे संवाददाता इन 14 सीटों के सूरत हाल को, साथ ही मतदान से पहले किस तरह की तैयारी है, क्या सियासी समीकरण है, मुकाबला कितना दिलचस्प है, हर एक सीट से, चाहे वो मोहनलालगंज हो, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा, इन 14 सीटों पर आज 5वें चरण में मतदान होना है। ग्राउंड से हमारे संवाददाता हर एक सियासी समीकरण को समझा रहे हैं। बिल्कुल 14 लोकसभा सीटें बेहद अहम सभी दलों के लिए, क्योंकि पिछली बार के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 14 में से 13 पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन इस बार जो सीटें हैं इन पर कई लोगों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। जैसे रायबरेली सीट की बात करें तो इस बार राहुल गांधी कांग्रेस की प्रतिष्ठा बचा पाएंगे या फिर नहीं बचा पाएंगे, असल परीक्षा राहुल गांधी की रायबरेली में है। केएल शर्मा, जिन्हें कांग्रेस ने अमेठी से मैदान में उतारा है, और उनके सामने हैं बीजेपी के दिग्गज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। इसके अलावा अन्य सीटों पर भी क्या कुछ स्थानीय मुद्दे हैं, उन जनता से भी जानने की कोशिश करेंगे। जब मतदान शुरू होगा, मतदान के लिए लोग केंद्र पर पहुंचेंगे। 7 बजे से मतदान होगा, 30 मिनट से भी कम समय रह गया है मतदान शुरू होने में। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के तमाम व्यापक इंतजाम किए गए हैं, कोई उपद्रव न हो इसको लेकर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। इसके अलावा जो संवेदनशील बूथ हैं वहां पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है और अलग अलग लोकसभा सीट के तमाम बूथों पर हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, जो वहां से पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। लगातार हम बातचीत भी कर रहे हैं। हमीरपुर की बात करें उस्मान नगर, तो हमीरपुर में फिलहाल स्थानीय मुद्दे इस बार क्या कुछ रहे? आज ये देखिए, अगर लोकसभा क्षेत्र हमीरपुर की बात करें तो ऐसे तमाम स्थानीय मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ
असर रखते हैं। जैसे लंबे समय से यहाँ पर नेशनल हाईवे में चौड़ीकरण की मांग होती रही है, नेशनल हाईवे 34 से 4 लेन करने की मांग होती रही है। तो वहीं बात करें जनपद हमीरपुर की, तो यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज की मांग भी लगातार होती रहेगी। तो बहुत सारे ऐसे स्थानीय मुद्दे हैं और जो मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो रोजगार हो, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो तमाम राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ स्थानीय मुद्दे भी असर रखते हैं। और यही कारण है कि जो बुंदेलखंड का जनाधार है वो कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं चाहती कि उसका कम हो। इसी कड़ी में अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो तमाम दिग्गजों की यहाँ पर रैलियां देखने को मिली। स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर 2 रैलियों को संबोधित किया। चाहे वो दोनों डिप्टी सीएम की बात कर लीजिए, तो दोनों डिप्टी सीएम ने भी एक रैली को यहाँ पर संबोधित किया। और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक विशाल जनसभा का आयोजन भी बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार हमीरपुर के राठ में किया गया। तो 2014 के बाद से जिस तरीके से जो पूरा बुंदेलखंड है ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। और अगर हम पिछले दोनों लोकसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा ने विपक्ष को पूरी तरह से क्लीन स्वीप किया था। तो निश्चित रूप से भाजपा चाहती है कि अपना जो जीत का रिकॉर्ड है वो एक बुंदेलखंड में और खासतौर से लोकसभा क्षेत्र हमीरपुर में कायम रहे। हालांकि विपक्ष के बड़े नेताओं की रैली यहाँ पर देखने को नहीं मिली। अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी, ये दोनों जो बड़े नेता हैं वो इस लोकसभा क्षेत्र से कहीं ना कहीं नजारत दिखाई दिए। तो भाजपा के फायर ब्रांड नेताओं की यहाँ पर रैली होना और विपक्ष का यहाँ की रैलियों से गायब होना, अब ये जनता के ऊपर कितना असर डालेगा, ये जब आज मतदान होगा तो मतदाता 4 जून के नतीजे। बिल्कुल, जैसा कि उस्मान आप बता रहे हैं कि राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस का यहाँ पर नहीं दिखाई दिया है। ऐसे में अगर जनता की बात करें तो क्या उनकी ये गैर मौजूदगी जनता को खली? ये निश्चित रूप से देखिए, जब विपक्ष के नेता इस पूरे लोकसभा क्षेत्र से नजारत दिखाई दी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो फायर ब्रांड नेता है वो विपक्ष पर हमलावर दिखे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब यहाँ पर अपनी विशाल जनसभा की तो वो विपक्ष पर जमकर हमलावर दिखे। क्योंकि देखिए बुंदेलखंड का इलाका है, किसानों से जुड़ा हुआ इलाका है, तो किसानों के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जनसभा में बातचीत की और उन्होंने कहा कि जो पिछली सरकारें थी वो बुंदेलखंड के किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर करती थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी। और देखिए यही वजह है उस्मान, कहीं ना कहीं अगर पिछले चुनावों की बात करें तो 13 सीटों पर भगवा परचम लहराया था, क्योंकि बीजेपी बढ़ चढ़कर जो है जनता के बीच पहुंचती है और सालों साल जो है वो कहीं ना कहीं चुनावी मोड में नजर आती है। इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में आज 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और इस चरण के सभी मतदाताओं से ये अनुरोध पीएम मोदी ने किया है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है, मतदाताओं से मेरा अनुरोध है कि वो अपना वोट जरूर डालें और मतदान का एक नया रिकॉर्ड बनाएं। तो करीब 8 राज्यों की 49 सीटों पर आज मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक अपील की गई है। महिला और युवा वोटरों से मेरी ये विशेष अपील है कि लोकतंत्र के इस महोत्सव में बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लें। पहले मतदान, उसके बाद जलपान और रिकॉर्ड वोटिंग इस बार आप लोग करें। वहीं इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके सभी देशवासियों से जिन लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है वहां के लोगों से मतदान की अपील की है। बहनों व भाइयों, आज एक ऐसी सरकार चुनने के लिए ऐतिहासिक मतदान करें जो सभी वर्गों का कल्याण, सीमा की सुरक्षा, विरासतों के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध हो। एक ऐसी व्यवस्था चुनने के लिए मतदान करें जिसके पास दूरदर्शी नेतृत्व, कार्य करने का ट्रैक रिकॉर्ड और देश का भविष्य संवारने का विजन हो। तो विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए मतदान अवश्य करें। तो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। तो पहले प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ट्वीट करके अपील की गई है और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ट्वीट करके देश की जनता से जहां पर आज मतदान हो रहा है वहां की जनता से मतदान की अपील की गई है। मेरे एक बार फिर से अमेठी का रुख करते हैं। अमेठी की बात करें दिलीप, तो अमेठी की सीट बेहद दिलचस्प है। पहले वहां से राहुल गांधी लड़ा करते थे, लेकिन इस बार केएल शर्मा जो कि बेहद करीबी हैं गांधी परिवार के, लेकिन क्या मुकाबला उतना टक्कर का वहां पर देखने को मिल रहा है? जनता के बीच में क्या कुछ स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दों को लेकर जहां पर आज जनता मतदान करेगी, या फिर ये लड़ाई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है?
निश्चित रूप से अगर मुद्दों की बात की जाए तो लगभग जो है जो पहले वोटर हैं वो भी हमें लगता है आ गए हैं। मतदान अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। पूरी तरीके से सीसीटीवी फुटेज से जो है ये मतदान केंद्र को लैस किया गया है। आप देख सकते हैं अंदर पूरी व्यवस्थाएं जो है मुकम्मल हैं। अभी से 20 से 25 मिनट बाद जो मतदान है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो पूरी तरीके से ये फर्स्ट वोटर है हमारे साथ। किन मुद्दों पर अब की बार आप मतदान करेंगे? विकास के नाम पर मतदान करेंगे। विकास के मुद्दों पर। अमेठी हाई प्रोफाइल सीट रही है। अगर बात की जाए तो यहाँ से केंद्र में मंत्री भी रही हैं स्मृति ईरानी, वो भी चुनावी मैदान में हैं। पहली बार यहाँ से केएल शर्मा जो है उतारे गए हैं कांग्रेस से। लोग गांधी परिवार को ये मान रहे थे कि यहाँ से गांधी परिवार चुनाव लड़ेगा। कैसे देखते हैं कितना मुकाबला बराबर का है और कुछ नहीं। और भी लोग हैं जो है फर्स्ट टाइम वोटर हैं, इनसे भी बात करें, हालांकि वो अभी बात करना नहीं चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुकाबला बराबरी का है। लोग ये कह रहे हैं कि मुकाबला बराबरी का है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आज जो भी दोनों प्रत्याशियों की किस्मत वो ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगी, जिसका फैसला 4 जून को होगा। जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी आप वोटर्स के बीच जाइएगा और उनसे समझिएगा कि किन मुद्दों को लेकर क्या या वाकई वो कांग्रेस और बीजेपी के समझदार में हुए हैं। चलिए अन्य सीटों का भी हाल जान लेते हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता निखिल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निखिल, अब 20 मिनट का वक्त बचा है और उसके बाद लोकतंत्र के इस महापर्व के 5वें चरण का आगाज हो जाएगा, मतदान शुरू हो जाएगा। अभी फिलहाल क्या हलचल है जहां पर आपकी मौजूदगी? देखिए, तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाते हैं। इस बूथ पर चूंकि बसपा प्रमुख मायावती को मतदान करना है, लिहाजा जो उनकी सुरक्षा की टीम है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। पूरे जो बूथ है उसकी सुरक्षा को चेक किया जा रहा है, कहीं से किस तरह की कोई चूक तो नहीं है, क्योंकि बस अगले कुछ ही मिनटों में जो है कहें तो बसपा प्रमुख मायावती पहुँचेंगी और हर बार पहला मतदान करती हैं। तो लिहाजा जो आम मतदाता है वो भी पोलिंग बूथ के अंदर अब पहुँच रहा है, उसे भी जाने की अनुमति दे दी गई है। क्योंकि 7 बजे बूथ के अंदर मतदान होना है, तो बूथ के बाहर जो भी मतदाता है वो आराम से पहुंच सकता है। और तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो तैनात हैं। वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि देखिए बीएसपी सुरक्षा की जो बसपा प्रमुख मायावती उनकी सुरक्षा की दूसरा दस्ता है वो भी आपको आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वो जो महिला सुरक्षा कर्मी हैं वो भी बूथ के अंदर जा रही हैं, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। उनके जो कमांडोज हैं सुरक्षा में तैनात वो पहले ही पहुँच चुके हैं। तो 7 बजे ठीक मतदान होगा और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर अगर हम बात करें तो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का 7:30 बजे उनका मतदान होगा। वहाँ पर ही जो है बसपा के राज्यसभा सांसद पूर्व सांसद सतीश चंद्र मिश्रा का मतदान होगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तमाम जो बड़े चेहरे हैं लखनऊ के, तो उनका मतदान का समय लगभग सब तय है। 11:30 बजे के आसपास विपुल खंड में विपुल खंड 3 में राजनाथ सिंह मतदान करेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर अगर मतदान की हम बात करें तो यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं रविदास मल्होत्रा, उनको भी मतदान करना है। उनका लगभग 12:30 बजे का समय तय है। बसपा के उम्मीदवार अपने समय पर मतदान करेंगे। तो सभी जो बड़े नेता हैं वो आज आपको लखनऊ में दिखाई पड़ेंगे जिनके यहाँ मतदान होने हैं। तो अभी की अगर हम बात करें तो ये लखनऊ का चिल्ड्रंस जो है प्लेस है, स्कूल है, ये म्यूनसिपल स्कूल है और नर्सरी स्कूल है। ये यहाँ पर जो है हर बार बसपा प्रमुख मायावती का मतदान होता है पिछले कुछ सालों से। तो वो तस्वीर आज भी आपको थोड़ी देर में अब से दिखाई पड़ेगी, क्योंकि वो हर बार इस बात पर विश्वास करती हैं कि पहले मतदान फिर जलपान। तो लिहाजा 7 बजे ही उनका मतदान होता है और कई बार ये देखा गया है कि जो उनका पोलिंग बूथ है उस पर पहला मतदान होता है। तो अभी ये माना जा रहा है कि थोड़ी ही देर में, कुछ ही मिनटों में वो अपने यहाँ पर पहुँचेंगी और उसके बाद वहाँ पर मतदान करेंगी। क्योंकि जैसा मैंने बताया तस्वीरें की देखिए जो सुरक्षा ठीक है निखिल, आएंगे आपके पास और वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जब मतदाता मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। हालांकि जिस बूथ पर इस वक्त निखिल मौजूद है वहां पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी मतदान करने के लिए पहुंचेंगे, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त वहां पर कर दी गई है। भारी संख्या में फोर्स की तैनाती भी की गई। इसके अलावा अब एक बार फिर से न्यूज रूम का रुख करते हैं, जहां से हमारे सहयोगी ऋतु लगातार जुड़ी हुई है। हाल एक बड़ी अपडेट हम तक पहुंचा रही है। इसके अलावा ग्राफिक्स के जरिए ऋतु समझाएंगी कि कैसे किन किन सीटों पर आज मतदान होना है, कौन सी सीटें आज अहम है। ऋतु
बिल्कुल, लोकसभा चुनाव को लेकर के पल पल की तस्वीर तो हम दिखाई रहे हैं, एक एक सीट को लेकर के किस तरीके से समीकरण है वो भी समझा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा कौन कौन सी सीट अहम है और कहां मुकाबला बेहद कड़ा है, आपको बता दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुंबई उत्तर सीट की, और ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझा रहे बीजेपी के पीयूष गोयल का मुकाबला यहां पर कांग्रेस के भूषण पाटिल के बीच नजर आ रहा है। ये मुकाबला बेहद कड़ा है मुंबई उत्तर सीट को लेकर के। इसके अलावा बात कर लेते हैं ढिंडोरी सीट को लेकर के, जहां से बीजेपी ने वर्तमान सांसद भारती पवार को फिर से चुनावी मैदान में उतारा है, और यहां पर देखना होगा कि किस तरीके से रड़ रहता है, क्योंकि यहां से एनसीपी ने भास्कर भगरे को टिकट दिया है। तो ऐसे में ये जो मुकाबला है बेहद कड़ा नजर आ रहा है। वहीं सीट जो है कल्याण लोकसभा सीट को लेकर के अब बात कर लेते हैं, जहां पर ये वीआईपी सीट बनी हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे यहां से चुनावी हुंकार भर रहे हैं। वहीं उनके मुकाबले में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के वैशाली दरेकर राणे यहां पर उनको चुनौती देती हुई नजर आ रही है। तो देखिए जो ये मुकाबला है, ये महामुकाबला नजर आ रहा है। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट को लेकर के अब बात कर लेते हैं, जहां पर देखिए जो मुकाबला है, क्योंकि ये सीट बेहद चर्चाओं में भी रही है। बीजेपी ने यहां से हाई प्रोफाइल सीट से वकील उज्जवल निकम को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो कि बीजेपी की तरफ से यहां पर दम भर रहे। लगातार ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं, साथ साथ किस तरीके से प्रतिक्रिया वो भी सुनवाते हैं। जिसको लेकर के हम लोग प्रसन्न हैं। अब देवी पाटन मंडल की राजनीति युवा पीढ़ी, नई पीढ़ी के हाथ में जा रही है। 6 बार मैं सांसद हुआ, एक बार पत्नी सांसद हुई। 32-33 साल का सफ़र संसदीय क्षेत्र में रहा। उसके अलावा लगभग 40-45 साल से हम क्षेत्र की जनता से जुड़े हैं। इस बार का चुनाव किस तरीके से रोचक रहने वाला है? कर्णभूषण अगर मैदान में है तो जीत का मार्जिन क्या रहने वाला है, और आप आशीर्वाद अगर दे रहे हैं तो... एक मिनट, आपका भी वही सवाल है, आपका भी वही सवाल। कर्णभूषण सिंह को कोई चुनौती नहीं है, और ये जो माहौल बनता है ये एक दिन में नहीं बनता है। और जो हमने 5 साल इधर या लगातार जो हमने संबंध बना करके रखे हैं, मेहनत करके रखा है, तो उसका फ़ायदा उनको भरपूर मिलने वाला है। और 2,87,000 से पिछला चुनाव के अंतर से हम जीते थे। इस बार हमारा मानना है कि बहुत बड़ी मार्जिन, आप इसको अब कहाँ तक जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक बड़ी मार्जिन, डबल भी हो सकता है। अच्छा, हाँ। दूसरी बात सर, किसी भी तरीके की चुनौती मानते हैं इस बार, हालांकि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, किसी भी तरीके की चुनौती मानते हैं, और ये जो चुनाव है आपके चेहरे पे आप मानते हैं कि इस लोकसभा सीट पे? देखिए, किसी प्रकार की कोई भी चुनौती नहीं है। ये 4 तारीख को जब रिजल्ट आउट होगा तो आपको खुद पता लगेगा कि यहाँ चुनाव एक तरफा है। और हम कह सकते हैं कि 75% में हम हैं, 25% में सब हैं। और कर्णभूषण सिंह को हमारे बेटे हैं, तो हमारे किए गए अच्छे या बुरे दोनों का उनको फ़ायदा या नुकसान ये मिलता है, पुत्र को मिलता है। लेकिन ये चुनाव हमारा चेहरा तो है ही, लेकिन कर्णभूषण सिंह में स्वयं बहुत आकर्षण है। आप मिलेंगे, अभी बातचीत करेंगे, आप देखेंगे कि इतना गंभीर बच्चा, और शायद आपको देखने में पॉलिटिकल परिवार में मिले हैं, मिलेंगे लेकिन बहुत कम मिलेंगे। एक सवाल और है कि आपने राजनीतिक गुरु और एक पिता के तौर पर, क्योंकि बहुत लंबा करियर रहा है आपका, कोई टिप्स, कोई उनको सीख दिया है कि एक लंबे करियर के तौर पर वो रह सके फील्ड में? देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं देता ही रहता हूँ। हाँ। जैसे मैंने बचपन में कहा था, देखिए मुझे तमाम पदवियों से नवाजा जाता, तमाम, मतलब कुछ छोड़ा नहीं जाता है। लेकिन मैंने एक सीख हमारे गुरु ने दिया था, वो हनुमानगढ़ी के पहलवान थे, बहुत बड़े पहलवान थे, हरिशंकर दास जी। उन्होंने हमसे कहा था, बेटा किसी शरीफ को और किसी गरीब को कभी तकलीफ मत देना, जाने अनजाने हो भी जाए तो उससे माफ़ी मांग लेना। और दूसरा, प्रण करना कि कभी किसी गरीब और शरीफ से आपका कोई झगड़ा ना हो। और ये संस्कार हमने बच्चों में डाला है,
और हमारे बच्चों में कोई ईगो नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है पॉलिटिकल परिवार के बच्चों में ईगो आ जाता है कि मैं सांसद का बेटा हूँ, मैं तो लैंड क्रूजर से चलता हूँ, ये ईगो नहीं है। और आज भी हम लोग गाय भैंस से सबसे जुड़े हैं, खेती किसानी से जुड़े हैं, इसीलिए मैं गांव में रहता हूँ। नेताजी, आपने हाल में ही अपने राजनीतिक पारी की समाप्ति की घोषणा की। आपने कहा कि अब संन्यास ले लेंगे, अब तो मैं एकदम खुला महसूस कर रहा हूँ। तो क्या ये एक्सपेक्ट किया जाए कि आने वाले टाइम में आप किसी और भी माध्यम से जुड़ सकते हैं समाज सेवा में, या फिर अपने बेटों को आगे बढ़ाने के लिए उनके मार्गदर्शन में कुछ और भी कार्य? देखिए, समाज में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ सुधार की जरूरत ना हो। यहाँ तक कि हमारे लोग या युवा पीढ़ी के आगे भी ये भी नहीं जानते हैं कि लेटना कैसे चाहिए, ये भी नहीं जानते हैं कि श्वास कैसे लेना चाहिए, ये भी नहीं पता है कि 4 बजे सुबह उठने का क्या मतलब है, 5 बजे सुबह उठना क्या मतलब है। तो बहुत सी चीज़ें हैं। देखिए, मैंने एक नारा दिया था, पहले मेरा नारा था स्वस्थ गोंडा, साक्षर गोंडा, हरा भरा गोंडा। बाद में उस तो देखिए ब्रिजभूषण शरण सिंह क्या कुछ कह रहे थे, प्रतिक्रिया किस तरीके से दे रहे थे, आपने सुना। बढ़ेंगे आगे और अब आपको बाकी जो बची हुई जो वीआईपी सीट्स हैं उनके बारे में बता देते हैं, जहां पर मुकाबला बेहद कड़ा है। बात कर लेते हैं मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट की, जहां पर ये बेहद ही वीआईपी सीट बनी हुई है और यहां पर जो मुकाबला है बीजेपी से यहां पर हाई प्रोफाइल सीट मान रही है और यहां पर वकील उज्जवल निकम को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिनका मुकाबला यहां पर कांग्रेस के वर्षा गायकवाड़ से माना जा रहा है, जो कि बेहद कड़ा मुकाबला यहां पर नजर आ रहा है। भिवंडी सीट को लेकर के भी जानकारी दे देते हैं, जहां बीजेपी ने तीसरी बार कपिल पाटिल को चुनावी मैदान में उतारा है, वो यहां पर चुनावी हुंकार भर रहे हैं। वही उनका मुकाबला शरद पवार के एनसीपी के सुरेश गोपीनाथ से इस बार है और ऐसे में तमाम मुद्दों को लेकर के दोनों ही नेताओं के बीच जिस तरीके से प्रचार की तस्वीर भी हमने देखी थी, और अब क्या मुकाबला रहने वाला है, किस तरीके से मतदाता पहुंचेंगे और किसके पक्ष में यहाँ पर वो डालते हुए नजर आएंगे, देखने वाली बात होगी। सारण सीट को लेकर के बात कर लेते हैं। बिहार की है बेहद हाई प्रोफाइल सीट, जहां से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य यहाँ पर दम भर रही है और राजद की वो प्रत्याशी है जिनका मुकाबला एनडीए की ओर से बीजेपी के प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी से है। मधुबनी सीट को लेकर के भी जानकारी देते हैं, जहां पर बीजेपी ने अशोक यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं उनके खिलाफ आरजेडी ने दरभंगा से 4 बार के सांसद रहे अली अशरफ फातमी को चुनावी मैदान में उतारा। लिहाजा ये जो रण है वो बेहद अहम रहने वाला है। सीतामढ़ी सीट को लेकर भी जानकारी दे दे, जहां से जदयू ने बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा है, वो अपना उम्मीदवार उन्हें मान रहा है। और इसमें देखिए आरजेडी सीट की बात कर ले, जहां पर अर्जुन राय यहां पर चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। हाजीपुर सीट बेहद हाई प्रोफाइल सीट, जहां पर देखिए चिराग पासवान खुद यहां पर दम भरते हुए नजर आ रहे हैं। एलजेपीआर के वो प्रत्याशी हैं और ऐसे में एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में इस वक्त वो नजर आए, जिनका मुकाबला यहां पर आरजेडी के शिव चंद्र राम से बताया जा रहा है, जो कि बेहद कड़ा मुकाबला है। मुजफ्फरपुर सीट को लेकर के भी जानकारी देते हैं, जहां पर इस बार जो मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चला है, जहां बीजेपी के राजभूषण चौधरी चुनावी मैदान में है, कांग्रेस के अजय निषाद के साथ उनका जो मुकाबला नजर आ रहा है बेहद दिलचस्प है, क्योंकि तमाम यहाँ पर जो जातिगत फैक्टर्स है वो भी प्रभावी रहे हैं। पूर्णिया सीट को लेकर भी जानकारी दे दें, जहां पूर्णिया लोकसभा सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है और ये त्रिकोणीय मुकाबला बीजेपी बनाम आरजेडी और पप्पू यादव के बीच देखने को मिल रहा है। तो देखिए बीजेपी ने संतोष कुशवाहा को टिकट दिया है, वहीं आरजेडी की बात करें, बीमा भारती आरजेडी की तरफ से यहाँ पर दम भर रही है, वही पप्पू यादव यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी जो कि खेल बिगाड़ सकते हैं ये भी माना जा रहा है। तो बारामूला सीट को लेकर भी जानकारी देते हैं, जहां पर सीधा मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं उनके सामने पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन मैदान में है। कोडरमा सीट को लेकर के जानकारी दे दे, जहां बीजेपी की अन्नपूर्णा देवी और सीपीआई के विनोद कुमार सिंह के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। वहीं लद्दाख सीट को लेकर भी जानकारी देते हैं, जहां पर देखिए ताशी ग्यालसन का सेरिंग नाम ग्यालवाल से यहाँ पर सीधा मुकाबला है। क्या यहाँ पर टक्कर रहती है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पर जो मुकाबला है ये इन वीआईपी सीट्स को लेकर के खास तौर पर बता दें, जहाँ पर मुकाबला बेहद कड़ा है। सीधे रुख करेंगे स्टूडियो का, जहाँ मेरे 2 सहयोगी मौजूद है। ओवर टू यू त्रिवेंद्र आशिमा।
बिल्कुल, तो शुक्रिया ऋतु आपका। तो देखिए हर एक सीट को यहाँ पर समझाया है क्योंकि देश के 8 राज्यों के 49 सीट पर ये मतदान होना है। वहीं आपको बता दें कि लगातार ग्राउंड से हमारे संवाददाता हैं, फतेहपुर का रुख कर लेते हैं जहां संवाददाता श्याम तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं। श्याम, क्या हलचल है मतदान से पहले, क्योंकि अब तो बेहद कम वक्त बचा है। देखिए, मतदान शुरू होने को बेहद कम वक्त बचा है, लेकिन मैं जिस पोलिंग बूथ पर हूँ, खजुआ का ये पोलिंग बूथ है और यहाँ पर लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। हम कहना चाहेंगे कैमरामैन से दिखाएं किस तरीके से पोलिंग बूथ पे लगातार हर उम्र के लोग हैं वो पहुँचना शुरू हो गए हैं। वो चाह रहे हैं कि सुबह सबसे पहले वो अपना मतदान कर लें, उसके बाद वो अपने घरों को लौटें, क्योंकि जिस तरीके का मौसम दिखाई पड़ रहा है 10 बजे के बाद बेहद ज़्यादा धूप हो जाती है। ऐसे में लोगों को गर्मी में बाहर निकलने में तकलीफ भी होगी। यही वजह है कि तमाम लोग मतदान केंद्रों की ओर जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि सुबह सुबह ही अपना मतदान का काम पूरा संपन्न कर लें और अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निभा लें। फतेहपुर सीट की अगर बात की जाए तो फतेहपुर की सीट काफ़ी अहम हो जाती है, क्योंकि यहाँ से मौजूदा सांसद साध्वी निरंजन ज्योति हैं, जिनको कि सपा नेता और सपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे नरेश उत्तम पटेल से सीधी टक्कर मिल रही है। नरेश उत्तम पटेल को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है सपा ने और गठबंधन प्रत्याशी के रूप में वो मैदान में है, क्योंकि ये कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है। ऐसे में उनकी जो प्रत्याशिता है बहुत दमदारी से वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि साध्वी निरंजन ज्योति का अपना आधार है और लगातार क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो ऐसे में उनके कराए गए जो क्षेत्र में काम है उनके आधार पर वो जनता के बीच में गई हैं और एक बार फिर चुनावी मैदान में और तीसरी बार यानी हैट्रिक के लिए तैयारी कर रही हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो मुकाबला काफ़ी कड़ा है। हालांकि जो बसपा प्रत्याशी हैं मनीष, उनको भी खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर पोलिंग बूथ की बात की जाए तो सुबह से ही लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में लोग पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि मतदान शुरू हो और वो सबसे पहले अपना मतदान करें और इसके बाद वे अपने घरों को जाएं, क्योंकि देखने को मिल रहा है कि लगातार जो वोटिंग परसेंटेज है वो डाउन होता जा रहा है और मौसम इसमें अहम कारक निभा सकता है, क्योंकि कानपुर, फतेहपुर और आसपास के जिलों में जो मौसम है इस समय वो दोपहर में 45 डिग्री के आसपास पारा पहुंच जाता है। ऐसे में निश्चित तौर पर जो वोटिंग परसेंटेज है दोपहर में डाउन होगा। यही वजह है कि तमाम लोग सुबह सुबह पहुंच करके अपना मतदान कर लेना चाहते हैं। प्रशासन ने ठीक है श्याम,